बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक सीपीसी का सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी 1908 विच इज़ अबाउट रिस जुडिकाटा, उस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट जो सीपीसी से रिलेटेड लेक्चर हमने अपलोड किया था वो सेक्शन 11 रिस सब जुडिस, डॉक्ट्राइन ऑफ रिस सब जुडिस की बाबत था। थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लेते हैं सो दैट हमें रिस जुडिकाटा को समझने में और रिस सब जुडिस और रिस जुडिकाटा में डिफरेंस अंडरस्टैंड करने में आसानी हो सके। रिस सब जुडिस में जो बेसिक चीज़ थी वो ये थी कि एक सूट फाइल किया जाता है, सेकंड सूट जिसको हमने कहा, और उस सूट से पहले उसी मैटर इन इशू पे उसी बिटवीन सेम पार्टीज विद रिगार्ड टू सेम टाइटल मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली सेम था। सूट अर्लियर पेंडिंग था बिफोर कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो इस सूरत में जो सेकंड सूट है वो प्रोसीड नहीं होगा, उसको स्टे कर दिया जाएगा। दैट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ रिस सब जुडिस। अब इसमें जो रिस सब जुडिकाटा है, अब इसमें जो रिस जुडिकाटा है इसमें डिफरेंस ये है कि रिस सब जुडिस में सूट वाज पेंडिंग, लेकिन रिस जुडिकाटा में मैटर हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो इस सूरत में सेकंड सूट फाइल नहीं किया जा सकता। अब हम इसकी वर्डिंग को ज़रा देख लेते हैं। सेक्शन 11 कहता क्या है? रिस जुडिकाटा, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट आर इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशली इन इशू has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। अब इसको एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक पार्टी है, उनके दरमियान किसी भी लेन देन के इशू पे पार्टी ए कॉम्पिटेंट कोर्ट में लिटिगेशन फाइल करती है, सूट फाइल करती है। वो सूट में दोनों को सुना जाता है, फाइनली एडजुडिकेट किया जाता है। कॉम्पिटेंट कोर्ट उसको डिसाइड कर देती है, वो डिसीजन डिग्री हो जाती है, उसमें जजमेंट आ जाती है। वो डिसीजन चाहे प्लेंटिफ की फेवर में हो चाहे प्लेंटिफ के अगेंस्ट हो, उस लेन देन की बाबत कोर्ट एक अपना वर्डिक्ट दे देती है। फॉर एग्जांपल सूट डिग्री हो जाता है, ये मैटर हर्ड हुआ और फाइनली एडजुडिकेट हुआ और डिसाइड हो गया। अब इसमें कोई भी पार्टी, चाहे वो प्लेंटिफ अगेन या डिफेंडेंट अगेन, कोई फ्रेश सूट फाइल करके जो मैटर एडजुडिकेट हो चुका है उसको दोबारा रीहेयर नहीं करवा सकते। ये रिस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है कि जो मैटर वंस डिसाइड हो जाए उसको रीओपन नहीं किया जा सकता। ये सेम कोर्ट की बात हो रही है
लेकिन अगर उसमें कोई ऑल्ट्रेशन अमेंडमेंट इज़ रिक्वायर्ड, चाहे वो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो, तो वो सीपीसी का 152 सेक्शन है, उसमें आप आ सकते हैं, या आप अपील में जाके उसकी ऑल्ट्रेशन अमेंडमेंट, वो जो लॉ ने प्रोविज़न दी हुई है, अपील, सेकंड अपील, रिवीजन, वटएवर, वो तो एक अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उसमें ऑल्ट्रेशन अमेंडमेंट हो जाती। लेकिन सेम कोर्ट में, सेम कोर्ट से मुराद सेम कम्पिटेंट कोर्ट, वो चाहे कोई एक से ज़्यादा कोर्ट्स को भी बाज़ दफ़ा कंकरेंट जुरिस्डिक्शन होती है, जैसे मैटर मूवेबल प्रॉपर्टी की बाबत हो, तो वो ट्रांजैक्शन एक लाहौर में हुई हो, एक पिंडी में हुई हो, तो वो पिंडी कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन है और लाहौर कोर्ट को भी। अगर लाहौर कोर्ट ने उसको फाइनली एडजुडिकेट किया और डिसाइड कर दिया, कोई भी पार्टी, दोनों में से कोई भी पार्टी उसको ना तो लाहौर कोर्ट में दायर कर सकती है दोबारा कोई सूट, और ना ही पिंडी कोर्ट में दायर कर सकती है। अब इसका पर्पज़ क्या है, इस प्रिंसिपल का, इस डॉक्ट्रिन ऑफ रिस जुडिकाटा का प्रिंसिपल क्या है, पर्पज़ क्या है? तो इसका पर्पज़ ये है कि जो लिटिगेशन है उसको किसी स्टेज पे ख़त्म होना चाहिए। इसका पर्पज़ फाइनलाइज द लिटिगेशन, कि कोई भी पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट आता है, वो हर्ड होता है, डिसाइड हो जाता है, तो उसको एंड होना चाहिए। ऐसा अगर ये डॉक्ट्राइन ना हो तो लामुतनाही सिलसिला चलता रहे, एक कोर्ट ये डिसीजन कर दे, दूसरी पार्टी जाए वो सेकंड डिसीजन ले आए, तो फिर लॉ में लामुतनाही लिटिगेशन स्टार्ट रहेगी। अब ये जो प्रिंसिपल है ये बेस करता है नो पर्सन कैन बी विक्स्ड ट्वाइस। जैसे ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रिंसिपल है, क्रिमिनल लॉ में भी है। अगर किसी एक पर्सन को किसी एक ऑफेंस पे, उसके किसी एक इलीगल एक्ट पे पनिशमेंट हो जाती है, कोई भी सज़ा जज़ा वट एवर, या वो क्विट हो जाता है, तो उसको दोबारा री हियरिंग नहीं दी जा सकती, उसको री ट्रायल नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह रिस जुडिकाटा में, सिविल लॉ में भी यही प्रिंसिपल है। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशंस नंबर 1 और 4 ज़्यादा, नंबर 1 और 5 ज़्यादा अहम है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 5 में फार्मर सूट का जो ऊपर सेक्शन में डिस्कशन है उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। फार्मर सूट से क्या मुराद है? तो फार्मर सूट सिंपली मीन्स प्रायर टू द सूट मैटर इन इशू, यानी कि अगर जो पहला सूट उसको आप कहेंगे वो फार्मर सूट होगा, जो डिसाइड हुआ, हर्ड हुआ और उसने कंक्लूजन को पहुंच गया, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट सूट आएगा वो सेकंड सूट होगा, और जो फर्स्ट सूट है उसको फार्मर सूट कहा गया। एक्सप्लेनेशन जो 5 है इसको हम पढ़ ही देते हैं। एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट विच इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय अ डिक्री shall for the purposes of this section be deemed to be have been refused। कोई रिलीफ जो मांगा गया हो, ग्रांट ना किया गया हो, तो वो यही समझा जाएगा कि वो डिसमिस हो गया। तो उस रिलीफ की बाबत भी, उस रिलीफ की हद तक भी प्रिंसिपल ऑफ रिस जुडिकाटा अप्लाई करेगा। एक्सप्लेनेशन 4 भी हम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव रिस जुडिकाटा एक प्रिंसिपल है, उसको इस तरह समझते हैं कि एक पार्टी ए है, उसने एक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया, और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो हर किस्म का क्लेम कर लेता है कि ये मेरा, इसने मेरे से ये एग्री किया था, इसने मुझे पोजेशन देना था, और इसने मुझे सेल डीड करवा के देनी थी, ऑल दैट सारा वो फाइल। लेकिन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग सूट उसको ये भी ग्राउंड्स उसके पास मौजूद थी कि इसने मुझे इलीगली डिप्राइव किया, और इसने मेरी इस दौरान मेरी प्रॉपर्टी को यूज़ किया, और इसके इतने बेनिफिट्स ये मुझे पे करे। लेकिन एट द टाइमिंग
ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट वो ग्राउंड्स नहीं ली गई और वो सूट डिसाइड हो जाता है। आफ्टर द डिसीजन ऑफ दैट सूट, जो ग्राउंड्स उसको फर्स्ट सूट फाइलिंग के वक्त अवेलेबल थी, उन ग्राउंड्स को ले करके आप सेकंड सूट फाइल नहीं कर सकते। इस पे आपका कंस्ट्रक्टिव रिस जुडिकाटा अप्लाई कर जाएगा। इसमें ऑर्डर 2 रूल 2 भी ऑलमोस्ट सेम ही है सीपीसी का। वो कहता है कि जो आपके राइट्स, जो क्लेम आपको अवेलेबल था आपने नहीं किया, तो उसी क्लेम की बाबत यही समझा जाएगा कि उस क्लेम की बाबत आपने विड्रॉ कर लिया, आपने खुद से उसको लीव कर दिया, छोड़ दिया, तो अब आप सब्सिक्वेंटली उसको क्लेम नहीं कर सकते। यही प्रिंसिपल रिस जुडिकाटा कंस्ट्रक्टिव रिस जुडिकाटा में अप्लाई होगा। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि रिस सब जुडिस, जो स्टे ऑफ सूट सेक्शन 10 और रिस जुडिकाटा में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। रिस सब जुडिस में पेंडिंग लिटिगेशन होती है। जो पहला सूट होता है, फॉर्मर सूट होता है, वो पेंडिंग होता है बिफोर competent court under the same title or between the same parties, तो वो मैटर इन इशू डायरेक्टली और सब्सटेंशली सेम होता है। अब जो रिस जुडिकाटा है इसमें मैटर डिसाइडेड होता है बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट और उसमें पार्टी सेम होती हैं या टाइटल उसमें सेम होता है। मैटर इन इशू डायरेक्टली और सब्सटेंशली सेम होता है। कोर्ट कॉम्पिटेंट होती है जिसने डिसाइड किया होता है। तो हर दो सूरतों में, फर्स्ट सूरत में जिसमें रिस सब जुडिस है, जो सेकंड सूट आएगा वो स्टे हो जाएगा, और रिस जुडिकाटा में सेकंड सूट ऑन द बेसिस ऑफ रिस जुडिकाटा प्रिंसिपल वो डिसमिस हो जाएगा, उसको खारिज कर दिया जाएगा, उसको इसी लाइनों पे कि क्योंकि आपका ऑलरेडी फैसला हो गया, अब आप दोबारा रजू नहीं कर सकते। एक पॉइंट इसमें देखने वाला है कि जब रिस सब जुडिस में सेकंड सूट आता है तो पहला सूट पेंडिंग होता है, तो सेकंड सूट स्टे कर दिया जाता है। तो अब इसने इस सेक्शन में तो नहीं बताया गया कि जो सेकंड सूट स्टे किया गया है उसकी फेट क्या होगी। तो जब सेकंड सूट स्टे रहेगा, फर्स्ट सूट हर्ड होगा, फाइनली एडजुडिकेट हो जाएगा और डिसाइड हो जाएगा। तो इस सूरत में जो सेकंड सूट है उस पे प्रिंसिपल ऑफ रिस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा, और सेकंड सूट भी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिस जुडिकाटा आफ्टर द डिसीजन ऑफ फर्स्ट सूट वो भी डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। ये इन दैट टर्म कॉपी पेस्ट उधर भी कर दिया जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को महर लीगल एड एंड को के चैनल से इजाज़त दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आसान ज़बान में सीपीसी को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक मुफीद इसी तरह के लेक्चर्स, वीडियोज़ लाते रहें। आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।